वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, कैसरगंज, लखनऊ, इतनी बीबीआईपी सीटों पर आज जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया, बंद हो गया। हर सीट अपने आप में अनोखी, हर सीट अपने आप में बड़े संदेश और संकेत देने वाली। सबसे बड़ा अखाड़ा आज रायबरेली में रहा। जिन उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों में आज वोट हुआ है, मेरी दृष्टि में उसमें सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे ज्यादा चर्चित मुकाबला रायबरेली का है, जहां से कांग्रेस के मुख्य नेता राहुल गांधी और कांग्रेस से ही कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर भारतीय जनता पार्टी में अपना एक विशेष स्थान बना लेने में सफल हुए दिनेश प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके बीच का मुकाबला। राहुल गांधी आज वोटिंग के दिन बूथ बूथ घूमे हैं, बूथ बूथ घूमे हैं। इससे इतनी बात पता लगती है कि मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। अन्यथा रायबरेली में ऐसी स्थिति कभी सोनिया जी के साथ भी नहीं आई और कभी इंदिरा जी के साथ भी नहीं आई। लेकिन इस बार राहुल जी को पता लगा दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। 19 में अमेठी हारे तो उनको समझ आ गया कि भैया चुनाव कैसे लड़ना है। तो आज बूथ बूथ गए हैं राहुल गांधी। और दूसरा बड़ा और कड़ा मुकाबला अमेठी में है। वहां स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, उसको आप यूं कह लीजिए भाजपा बनाम गांधी परिवार के प्रतिनिधि, मैनेजर, कुछ कह लीजिए केएल शर्मा को। वहां भी लड़ाई बहुत विकट है। दोनों के दावे अपने अपने। किशोरी लाल शर्मा के लिए कांग्रेस कह रही है कि वो घर घर को जानते हैं, गली मोहल्ला सब जानते हैं अमेठी में। लेकिन गली मोहल्ला सब जानते हैं, लेकिन है तो कांग्रेस के सिपाही, गांधी परिवार के मैनेजर चुनाव के। तो पिछली बार भी तो गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल जी वहां से थे, वो कैसे हार गए चुनाव, ये मसला। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जीत तय है, प्रचंड जीत तय है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला, दंगल जिसको मैं कहूंगा, दंगल शब्द दूंगा, वो है कैसरगंज में, जहां दबदबा है दबदबा रहेगा, ऐसी घोषणा करने वाले पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटा करण भूषण सिंह भाजपा की टिकट पर मैदान में है। वहां भी मुकाबला बड़ा है और उस मुकाबले का संदेश और भी बड़ा है। देश भर की निगाहें कैसरगंज पर हैं और ब्रजभूषण खुद की निगाहें क्यों हैं, उसका उत्तर ब्रजभूषण खुद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कि कैसरगंज में चुनाव का एक ही मुद्दा, एक ही नाम, एक ही मुद्दा, वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। या तो ब्रजभूषण के पक्ष में वोट या ब्रजभूषण के खिलाफ वोट। ये बात तो खुद ब्रजभूषण कह रहे। तो ये तीन बड़े मुकाबले, और फिर आगे है अयोध्या। बड़ा नाम, बड़ी महिमा अयोध्या की। अयोध्या जी बोलते हैं हम लोग, अयोध्या धाम बोलते हैं। जन्म स्थान पर रामलला का दिव्य भव्य नव्य मंदिर बना। उसके बाद से अयोध्या का स्वरूप बदल गया, रूप निखर गया, उसकी अर्थव्यवस्था बदल गई। इतने बड़े परिवर्तन 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक स्वप्न के साकार होकर धरती पर उतरने के बाद
चुनाव हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का लोकार्पण हुआ था और आज चुनाव है, इसलिए अयोध्या महत्वपूर्ण है। वहां भाजपा के लल्लू सिंह कितने वोट से जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, एक बड़ा विषय रहेगा। और एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है लखनऊ। हालांकि वहां कड़ा मुकाबला हो ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यूं फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बीच में मुकाबला है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सीटों वाला वो था, मतदान का चरण था। इससे पहले के 4 चरणों में 8 से लेके अधिकतम 13 सीट तक वोट हुआ। इस बार 14 सीट पर वोट पड़ा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए। उस रिपोर्ट को दिखाने के बाद मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करें, जरा थर्मामीटर लेकर चलें कि कौन कितने पानी में खड़ा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के रण में सोमवार को 5वें चरण का मतदान हो गया। 14 सीटों के इस घमासान में करीब 5 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों का इम्तिहान है। 2019 में इस चरण की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। तब सपा बसपा का गठबंधन था। अब 2024 की बिसात पर सपा कांग्रेस का गठबंधन है। इनमें 10 सीटों पर सपा तो 4 पर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में हैं। सवाल यह है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। बीजेपी के लिए इस चरण में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो लोकसभा के जो 4 चरण के चुनाव हुए वो शानदार हुए और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। पिछले चुनाव के हिसाब से इस बार कई सीटों पर बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने का मौका है, तो कई सीटों का समीकरण बिगड़ा हुआ है। कौशाम्बी में राजा भैया के दांव ने तनाव दिया है, तो गोंडा, बांदा, बाराबंकी और फतेहपुर को फतेह करने में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा। मैंने कई चरणों का चुनाव देखा है। पहले चरण से हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस चुनाव में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। इस चरण की हाई प्रोफाइल सीटों को देखें तो लखनऊ में बीजेपी के लिए केवल मार्जिन की लड़ाई है। केसरगंज में ब्रजभूषण का किरदार कसौटी पर है, तो वहीं अमेठी रायबरेली के रण में यहां मनोज पांडे के जाने से जहां गठबंधन को झटका लगा, तो वहीं अदिति सिंह की चुप्पी से बीजेपी की चिंता बढ़ी। गढ़ और विरासत की इस महाभारत में तमाम दांव चले गए। अब दावों की हकीकत तो 4 जून को ही पता चलेगी। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। नहीं, देखो, जहां तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका,
आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या पांचवें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। बहरहाल वहीं 5 चरणों में अब तक करीब 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। 80 में से अब केवल 27 सीटों का संग्राम ही बाकी है, जिसमें पूर्वांचल में सबकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में सवाल ये भी है, क्या बीजेपी अपनी बादशाहत कायम रख पाएगी? क्या विपक्षी गठबंधन कोई गणित बना सकेगा? कुल मिलाकर सवाल ये कि रायबरेली अमेठी से लेकर अयोध्या तक कौन हार और कौन जीत रहा है। रायबरेली से अयोध्या तक कौन जीत रहा, कौन हार रहा। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा इसको देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्तिनिधि जी का स्वागत है। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूँ, पार्टियों के प्रतिनिधियों के पास चलूँ, उससे पहले आलोक पांडे जी के पास चलूँगा। आलोक पांडे जी, सबसे बड़ी लड़ाई रायबरेली में, उसके बाद अमेठी में, उसके बाद कैसरगंज में, 3 जगह विकट लड़ाई है, बाकी जगह चुनाव है। 11 जगह, 3 जगह लड़ाई है, विकट दंगल है, और 11 जगह चुनाव हो रहा है। क्या स्थिति है, क्या कैसे देख रहे हैं? अंताब सर, चलिए रायबरेली से शुरू करते हैं। अगर रायबरेली को देखें और समाजवादी पार्टी का समर्थन हटा दे कांग्रेस, चाहे अमेठी हो या रायबरेली, इन 2 सीटों पर जो लड़ाई है कांग्रेस बहुत पहले से कमजोर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी या बसपा का समर्थन लेकर के ये लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। 2014 में अगर अमेठी की बात करें तो संभवतः राहुल गांधी हार जाते अगर समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। तो जो हम ये कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का था। बाद में धीरे धीरे शायद गढ़ का क्षरण होता गया, लेकिन रायबरेली अभी भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि निकाल लेगी। जीत का मार्जिन लगातार जो सोनिया गांधी के समय से कम हो रहा है, इस बार भी मुझे लगता है कि जीत का मार्जिन और कम होगा, लेकिन राहुल गांधी तो गत्वा सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। 2019 की बात वो आगे देखी जाएगी, लेकिन 24 में मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी आज वोट जगह जगह मंदिर जा रहे हैं मांगने, उससे उनको तनाव तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंततः सीट निकाल लेंगे। ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। आते हैं दोबारा आपके पास विवेक नारायण जी। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए यही चरण था जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ताकत,
उसकी क्षमता, सब कुछ दांव पर लगा था। अब इसके आगे पहले जो चुनाव हो रहा था उससे कोई बहुत फर्क नहीं कांग्रेस की सेहत पर, और इसके आगे अब जो होगा उसमें भी बहुत फर्क नहीं कांग्रेस की सेहत पर। कांग्रेस की 90% चिंता, ऊर्जा लगी थी 2 सीटों पर, आज दोनों में वोट पड़ गया, अमेठी और रायबरेली। नहीं, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता कथा समाप्त हुई। अब बाकी चुनाव है, लड़ो भैया अपना अपना। आप लोगों का जो एक चिंता का विषय था, जिसमें देश भर का कांग्रेस का जो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो सब लोग वहां कैंप कर रहे थे, तो एक बड़ा जलसा खत्म हो गया अमेठी रायबरेली। क्या रिपोर्ट है विवेक जी? देखिए, रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस जीतने, जिस तरीके से वहां पे सारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से वहां पे कांग्रेस के एजेंटों को मारपीट करी गई, ईवीएम को लेके तमाम वहां पे बातें हुई, इन सब के बाद भी मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी वहां से जीतने जा रहे हैं और अमेठी से भी जीत होने जा रही है। इतने तमाम भाजपा की द्वारा सब करने के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर मशीनरी तक का दुरुपयोग किया, यही वजह थी कि इसकी आशंका पहले से थी। संभवतः इसीलिए राहुल गांधी जी आज वहां रायबरेली में स्वयं बने रहे और जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया हर जगह पे। ये तो आज देखिए, बात रायबरेली अमेठी की एक कांग्रेस का ये घर कहा जाता है, इसलिए बात थी। बाकी तो कांग्रेस के लिए, पूरे ये इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। जिन मुद्दों पे इंडिया विवेक जी, मुद्दों की बात बाद में करेंगे। विवेक जी, मुद्दों की बात फिर करेंगे। आज तो व्यक्तियों की बात कर ले, आज मुद्दों का मसला नहीं, आज ये दिन है व्यक्तियों का। ठीक है, आपने ठीक बात कही, पूरे देश का चुनाव महत्वपूर्ण है, सारी बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लिए 90% में अमेठी रायबरेली, 10% में पूरा देश, अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोग, मेरी समझ ये कहती भाई। 90% में अमेठी रायबरेली, 10% में तीनों लोग, पृथ्वी आकाश पाताल, सब जहां जहां चुनाव हो, सब पूरा। तो वो दोनों हमने स्वाभाविक है, बस वही कह रहा हूं। आपका समझ लो बिटिया का ब्याह हो गया, अब आप निश्चिंत हुए, चाहे जहां ताश खेलो बैठ के बाहर चौराहे चौपाल में, अब कहीं चुनाव होता रहे, अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अब अशोक गहलोत की सेहत पर क्या फर्क बताओ, भूपेश बघेल की, डीके शिव कुमार, सब वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। हो गया चुनाव देश का, अमेठी रायबरेली में वोट पड़ गया कांग्रेस के लिए, देश का चुनाव संपन्न हो गया। यही स्थिति है, व्यवहारिक सत्य यही है। सैद्धांतिक बात अलग है, व्यवहारिक सत्य। कीर्ति निधि जी, आपकी पार्टी के लिए 2 सीटें मुझे लगता महत्वपूर्ण हैं। एक तो जहां से नरेश उत्तम पटेल लड़ रहे हैं वो, और दूसरा केसरगंज में आपने ताकत लगाई है, दबदबा है, दबदबा रहेगा के खिलाफ। क्या स्थिति बन रही है? देखिए अमिताभ जी, 5वें चरण का चुनाव है जी, और लगातार पहले चरण से जो समर्थन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है वो लगातार बढ़ता गया। केवल कैसरगंज नहीं, केवल फतेहपुर नहीं, 14 की 14 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और हम सभी सीटों पे जीतने के लिए काम कर रहे हैं और सभी सीट जीतने जा रही है इंडिया अलायंस। और जिन तमाम सीटों पे चर्चा हो रही है कि रायबरेली हो, अमेठी हो, कैसरगंज हो, ये जब हवा चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, इस गठबंधन के आगे इस बार उत्तर प्रदेश में यही स्थिति बनती नजर आ रही है। कीर्ति जी ने भी कहा कि भाई हम तो पूरे देश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सैद्धांतिक बात है, मैं भी इससे सहमत हूँ, इससे कौन माइकल लाल इनकार कर सकता है। लेकिन मेरा निवेदन में थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सच्चाई, व्यवहारिक बात पर ज़्यादा जोर देता हूँ। सच्चाई ये, जैसे मैंने कांग्रेस के लिए कहा, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 5 सीट में 80% ऊर्जा, संसाधन, श्रम सब लगा है, 20% में सारी सीटें हैं। ठीक, सच्चाई है। इसको अरे भाई रुक जाओ, आप अपने अवसर पर मेरी बात काट दीजिएगा। काहे को मैं इसमें, जब आपको अवसर आएगा ना तो कह दीजिएगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं, बात खत्म होगी। मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। ठीक, ठीक है, ठीक। आलोक वर्मा जी, कांग्रेस कह रही है अमेठी और रायबरेली
दोनों जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और तब भी जीत रहे हैं जब वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपने उनके बूथ बस्ता नहीं लगने दिए रायबरेली में। भाई म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, देखो आवाज। अमिताभ भाई जी आवाज आ रही है? आ रहे भैया जी। कांग्रेस के हमारे साथी पहले से रास्ता बना रहे हैं। 4 जून को जब नतीजा आएगा तो यही कहेंगे कि प्रशासनिक संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, ईवीएम गड़बड़ हो गई, जो बहुत पहले से कहते रहे हैं। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कुछ इसी तरीके की बातें चुनाव के नतीजों के बाद निकल के आती है, तो हमारे कांग्रेस के साथी वही कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि 2019 में हमने केवल 1 सीट छोड़ी थी। रायबरेली केवल जो है सोनिया गांधी जीत कर गई थी और बाकी में कोई नामलेवा नहीं था। अमेठी में हमने राहुल गांधी को हराया था। इस बार हमने रायबरेली को भी अपना बनाने का इरादा कर लिया है। जब हमने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा कोशिश, सबसे ज्यादा प्रयास हमने रायबरेली में किया है। और इसीलिए प्रियंका गांधी जी को वहीं फंसा रहना पड़ा। सोनिया गांधी जी वहीं चली है। जिसको आप कहते हैं हमारी गढ़ की सीट है, उसको जीतने के लिए आप लगातार वहीं टिके हुए हैं। तो नतीजा तो आपको समझ में आ गया। देखिए नतीजा साफ साफ निकल के आ गया। पिछले 4 दौर का जो मतदान हुआ है उसमें 270 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो इरादा था कि 400 के पार हमको पहुंचना है, हम 400 के पार अगले कुछ दौर के मतदान में 400 के पार पहुंच जाएंगे। और जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जो हमारे संगठन से रिपोर्ट आ रही है, हमारे नेताओं से रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है कि जो इरादा हमारा था उस पर कामयाब हो रहे हैं। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, संगठन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। जी बड़ी मुश्किल है भाई। दोनों तरफ वाले कह रहे हैं आलोक पांडे जी कि हम 270 जीत चुके हैं अब तक। भाजपा वाले भी कह रहे हैं और कांग्रेस और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अब ये तो 4 जून को पता लगेगा कि किसके पास कितनी सीट आती है। अभी तक तो कहने में कोई रोक है नहीं। 4 जून को दोपहर 12 बजे तक तो सबको लोकतांत्रिक आधार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है ही। उसके बाद नतीजे आ जाएंगे तब फिर मान लो चुप होना पड़ेगा, फिर तो अलग बात है। लेकिन एक बात नहीं समझ पाता हूं मैं आलोक पांडे कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी देश के किसी हिस्से की ऐसी नहीं, मेरी बात गंभीरता सुनेगा, जहां पक्ष और विपक्ष से 100 शिकायतें नहीं खड़काई जाती हो रवायती तौर पर। यह रवायत है चुनाव की क्या कि भैया 100 चिट्ठी टाइप करके फैक्स करके ठोके रहो और फेसबुक पे लगाए रहो। क्या बूथ नंबर फला में, बूथ नंबर फला में, यहां दिस दैट, 100 शिकायतें दोनों लोग खड़का देते हैं। क्या ये पेशबंदी होती है क्या? चूंकि मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी का फला बूथ में ये गड़बड़ी हो रही है, उसके तत्काल 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद डीएम ने उस पर लिख दिया कि ये आरोप असत्य है। क्या ये पेशबंदी से कांग्रेस ने एक पेशबंदी करने की कोशिश की कि भाई रायबरेली में हमारे तो बस्ते ही नहीं लगने दिए। अब राहुल गांधी जीत जाए तो कहेंगे तो इतना भारी जन समर्थन था कि बिना बस्ता लगाए जीत गए जननायक से, और हार जाए तो कहेंगे जीतते कैसे, बस्ता नहीं लगने दिया। ये पेशबंदी है क्या? कैविएट लगाया जा रहा है? जी सर, मुझे भी यही लगता है कि जो ये जितने राजनीतिक दल हैं ये प्रयास करते हैं कि नेताओं को प्रोटेक्ट किया जाए, शील्ड किया जाए। शील्ड अगर है, जीत गए तो बोले हमारी शील्ड की जरूरत नहीं, हार गए तो फिर सत्ता दोषी है, सत्ता दल दोषी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, वो एग्जाम दे के आते हैं, तो मैंने पूछा कि मैं 600 रुपए में कितने ले आओगे? तो उसने कहा सर पेपर तो बहुत अच्छा, उसका पेपर छोड़ो, नंबर बताओ कितने आएंगे। बोले सर अगर कॉपी में टीचर ने पढ़ के चेक करके ढंग से दिया तो 90 आएंगे। अब ये ऐसा उत्तर होता है कि अब टीचर के ऊपर डाल दिया था, टीचर पढ़ने नहीं मिलेगा, वो कौन से टीचर ने कॉपी चेक करी है। अब आया उसके नंबर 33, तो हमने कहा तुम तो कह रहे 90 आ जाएंगे, 33 आ गए। बोले सर लगता है बगैर पढ़े नंबर दे दिया है, जनरल कॉपी चेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे राजनेता हैं, उनके जो सिपह सालार हैं, वो उसी तरह की पेशबंदी करते हैं कि नंबर अच्छे आ गए तो हमारे नेता के, और खराब आ गए तो पक्का बेईमानी हुई। जी विवेक जी, ऐसा दावा क्यों, जो बात आलोक जी कह रहे हैं, ऐसा दावा क्यों नहीं हो रहा कि चाहे जो कर लो,
जितनी हिम्मत हो करके देख लो, जीत रहे हैं, जीतेंगे। ऐसा दावा क्यों नहीं ठोक रहे भाई? 4 जून को सुबह 11 बजे तक तो चला ही दो, फिर देखा जाएगा। ये किंतु परंतु नहीं, ऐसी सीधा कि भाई चाहे जो कोई कुछ कर ले, जीत रहे हैं, प्रचंड जीत रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। क्यों? देखिए, ये अगर आप बात कहें तो आप याद करिए कि प्रथम चरण के बाद से 400 पार की बात भी नहीं कही गई। और आज भी जो मौर्य जी की आपने बाइट सुनाई है, तो उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी की दृष्टि से 270 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी की दृष्टि से। आप ये भी देखिए। तो अगर हम तो दावा शुरू से कर रहे हैं कि राहुल जी बड़े मार्जिन से रायबरेली जीतने जा रहे हैं, देखिए, लेकिन ये आशंका थी कार्यकर्ताओं का दबाव। नहीं, अब देखो ये शंका नहीं मित्र ना, अब सीधी बात करो, जीत रहे हैं, बात खत्म करो। अगर इतने बड़े नेता में भी किंतु परंतु लगाओगे विवेक जी, बड़ी शर्मिंदगी है। वो छोटा मोटा कोई सेवा दल का चिंगड़ू मिंगड़ू चुनाव लड़े, उसके साथ ये लगाओ राइडर कि गौरीगंज में वो पप्पू पान वाले की दुकान क्यों खुली थी वोटिंग के दिन, इससे हम हार गए। तिलोई में गुड्डू समोसे वाले की दुकान क्यों नहीं बंद कराई। ये सब बातें राहुल गांधी के साथ लगेंगी क्या? नहीं, जो आप कह रहे हैं यही होगा। ये सारी चीजें तो एक जो वहां पे हुआ वो मैं उल्लेख कर रहा हूं, बाकी सबने देखा है वहां पे ये। लेकिन राहुल जी रायबरेली को बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये तो हरचंदपुर में हुआ है, सलोन मियावा जहां पे भी हुआ, वो चीज सबके सामने आई। किन किन बूथों पे हुआ, वो सब चीजें तो सबके सामने हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर कहेंगे तो हम उसको फौरन काट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद में भी राहुल जी वहां से जीतने जा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, आवाज में कड़कपन नहीं है। जब उससे बड़ा कोई नेता आपकी पार्टी में नहीं, तो उसके लिए तो कम से कम गरारे करके आते, गला साफ खुलता, गुनगुने पानी से नमक का गरारा करके आना चाहिए था, आवाज खुली होती। ये तनुज पुनिया का मसला है क्या? राहुल गांधी का मसला है भाई? इसमें तो खकार के बोलना चाहिए था। कहां चक्कर में। खैर कीर्ति निधि जी, मैं अखिलेश जी का एक बयान सुन रहा था आज, जिसमें उन्होंने कहा हम 80 की भाजपा 80 की 80 हार रही, हम 80 की 80 जीत रहे। उससे पहले तक वो कह रहे थे कि हम 79 जीत रहे हैं, 79। एक सीट भाजपा को दे रहे थे, वो भी वापस ले ली। देखिए अमिताभ जी, सवाल का भी जवाब दूंगा। एक सवाल अभी आप बहुत पूछ रहे थे जी, इलेक्शन में निर्वाचन को लेकर के लगातार जो पेशबंदी की बात आप कर रहे थे, लोग पेशबंदी करते हैं। जी हाँ, पेशबंदी का सवाल नहीं है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी आपको याद हो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था चुनाव के बाद, और कहा था कि माइनॉरिटीज के और यादव के मतदाताओं के नाम कई विधानसभाओं से काट दिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हमको नोटिस जारी किया था। और हमने इलेक्शन कमीशन को उस नोटिस का जवाब दिया था, और 18,000 शपथ पत्र उनको हमने दिया था बनवा करके। 18,000 नामों की सूची दिया था, जिसको काटा गया था, जो लोग मौजूद थे वहां रहते थे। लेकिन क्या एक भी अफसर के खिलाफ, एक भी बीएलओ के खिलाफ, एक भी तहसीलदार और कानूनगो के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? अगर हम जवाब न देते तो शायद हमको नोटिस और जारी करते जी। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो एक भी अफसर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। ये केवल पेशबंदी नहीं है, कहीं कहीं इस तरीके की घटनाएं रहती हैं, लगातार बूथों में शिकायतें मिलती हैं। अखिलेश यादव जी को भी कन्नौज में बूथों पे जाना पड़ा जिस तरीके से, और कहा कि यहाँ हमको सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई कर रहे हैं बूथ पर। जी ठीक, जाना भी पड़ा नहीं, ठीक है कीर्ति बाबू, ठीक है, जाना पड़ा की बात नहीं, जाना ही चाहिए। और कोई काम थोड़ी ना नेता को, ऐसा तो नहीं दुकान पर बैठना है, खेती करनी है। अरे भाई यही काम है, चुनाव लड़ना, उसमें भी नहीं जाओगे? ठीक कीर्ति बाबू, अभी नहीं अब अभी रोक दिया बात, अभी रोक दीजिए। आलोक वर्मा के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने कहा था 22 के बाद कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव के वोट काट दिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैंने उस पर एक सामान्य टिप्पणी की थी उस वक्त ही, अब ये पुराना विषय कीर्तिबाई ने उठा दिया इसलिए याद आ गया
कि 40,000 यादव और मुसलमान वोट कट जाने के बाद ये समाजवादी 111 कैसे जीत सकते? किसी सूरत में नहीं जीत सकते। नहीं तो एनालिसिस कर लो। अरे बात तो सही बोलो यार। बड़े नेता को ये छोट भैया गलत डाटा पकड़ा के बेइज्जती करा देते हैं। बोला भैया 20-20 हजार मुसलमान यादव काट दिए। बोले अच्छा, बोले चलो हम लिख दे रहे। चिंतन करना चाहिए कि ये संभव है। और 40,000 मुसलमान यादव कटने के बाद आप कौन सी सीट जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की? 3 से 3.5 लाख के मैक्सिमम की तो निर्वाचन है। आपका लाख 2 लाख वोट से जीत रहे थे सीट, नहीं ना। 40,000 वोट आपका कट गया, डेडिकेटेड वोट MY, और उसके बाद आप 111 जीत गए। इसीलिए बात में वजन कम हो जाता है। मुझे पता नहीं किस विद्वान ने अखिलेश जी को समझाया था। जिसने भी समझाया उसने किरकिरी कराई ना। जिसने भी विद्वान ने उनको ये राय दी कि आप इस मुद्दे को उठा दो, इसीलिए फिर वो उस मुद्दे को आगे नहीं ले गए अखिलेश जी। वो जान के एक मामला गड़बड़ है, छोड़ दो इसको। खैर, आलोक वर्मा जी, भाई समाजवादी पार्टी पहले आपको 1 सीट दे रही थी। अखिलेश जी कह रहे थे कि बनारस में हमारी लड़ाई है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सीधे नहीं दे रहे थे, कह रहे थे वहां लड़ाई है, लेकिन 79 तो हम सीधे जीत रहे हैं। आज मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब रिपोर्ट जो नई आई है वो बता रहे हैं कि 80 सीटें हम जीत रहे हैं। तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अब कम से कम दो चरण जो बचे उनमें तो पैसा बचा लो। गर्मी भी बहुत तक आएगी, तबीयत भी खराब करोगे। जब 80 हार ही रहे हो तो तजाऊ आसनिज रह जाऊ नहीं, ठंडा सत्तू पियो सो, फिर क्या करना। आलोक जी, भाई जो रिपोर्ट अखिलेश यादव जी के पास पहुंच रही है आजकल, वही रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी जब वो कन्नौज भाग के गए थे। कन्नौज ये देखने नहीं गए थे कि वहां क्या हो रहा है, क्या बवाला मचा हुआ है। उनको पता चल रहा था कि कन्नौज से वो हार रहे हैं, लोग वहां उनको वोट नहीं दे रहे हैं। और जब वो हार जाएंगे कन्नौज से 4 जून को जब नतीजा निकलेगा, और अगर वहां से हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। उसको तो वो अपना गढ़ कहते हैं, इसलिए वो चिंतित थे। दूसरी बात अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि उस समय इतने वोट कट गए, उतने वोट कर गए, हमने चुनाव आयोग को भेजा। बहुत शोर मचा था, मैंने भी उस शोर को सुना था। लेकिन जब चुनाव आयोग ने आपसे मांगा कि भैया जरा हमको भी बता दो, हमको भी दिखा दो, हम भी जरा उस पर कुछ कार्रवाई कर ले, तब बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए। ये इनकी आदत है। ये पहले से जब हम लोग समझ जाते हैं कि पूरी तरीके से इनको पता चल गया कि हार गए हैं। 2022 में भी यही कहने लगे थे ईवीएम में घोटाला हो जाएगा, हमको बड़ा डर लग रहा है, यहाँ इस तरीके की वोटिंग हो रही है, वहां उस तरीके की वोटिंग हो रही है। और जो भी इलेक्शन हो रहा हो, जो भी इलेक्शन हुआ 2017 के बाद आप देख लीजिए, 2017 के बाद 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, हर चुनाव में, हर इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पास केवल एक काम होता है, उन्होंने दिया था। एक काम होता है, आप किसी पानी का समर्थन करने वाले लोग हैं। आपका चाल चेहरा सब अलग है, करते कुछ है, करते कुछ है। भैया हमारा चेहरा नजर आ गया। 18,000 कार्रवाई क्यों नहीं किया? 18,000 कार्रवाई क्यों नहीं? जनता तो हमारे साथ खड़ी है साहब। जब भी आप चुनाव में उतरते हैं, तो उस बेईमानी के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उस बेईमानी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और एक बार जनता इस बार आपको सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, चिल्पो करने से क्या आपको लगता है कि इसमें वजन आ जाता है? क्या आपको लगता है कि बात में वजन आ जाता है? अरे वजन है, बात कीजिए। 18,000 अगर हमने दिया तो बात में वजन है। इलेक्शन कमीशन के यहाँ रिसीव है 18,000 जनता का शपथ पत्र। रिपोर्ट आई थी, ये जरा बता दीजिए। 18,000 रिपोर्ट और कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई रिपोर्ट। अरे वो चुनाव आयोग को बताइए, और चुनाव आयोग ने पूछा था, जानकारी है मेरी। और आप जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं बेईमानी का, उससे आपका चेहरा बेनकाब हो रहा। ठीक, आपका भी चेहरा बेनकाब हो रहा। ठीक, रुकिए। ठीक है, कीर्ति जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों की आवाज रोक दीजिए भाई। आलोक पांडे जी, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि 403 सीटों पर 40,000 वोट कटा पर सीट, 20,000 मुसलमान, 20,000 यादव, तो 40,000 गुणे 403 तो 18,000 एफिडेविट कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था।
है, मतलब करोड़ के आसपास एफिडेविट जाता तो फिर उसमें और वजन आता। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, आप छोड़िए। अब तो वो बात आएगी तो अगले, अब तो 4 जून के बाद ही हो गया ना कि कहाँ किसके वोट कटे। मैं आज के चुनाव पर रहता हूं, एक बात कह के, अपने वोट लिस्ट में आ जाए सुरक्षित, इसकी जिम्मेदारी भी राजनीतिक पार्टी को उठानी पड़ती। मैं बार बार कहता हूं, नेताओं को मनरेगा में काम करना है नहीं, मूंगफली की ठेल लगानी नहीं, फिर यह काम भी जो उनका जिम्मा वो भी नहीं कर पाते। अरे वोट आपका बने, सुरक्षित रहे, बार बार संशोधित वोटर लिस्ट सार्वजनिक होती है, तब आप सोते हैं। खैर छोड़िए, वो सपा जाने बसपा जाने वो लोग जाने। मैं मूल विषय पर लौटता हूं। आलोक पांडे जी, एक इसमें आज के मतदान में एक पेच रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी है। उनकी भूमिका को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगती रहीं। बंगलौर मुलाकात के बाद से अटकलें दूसरी दिशा में गई, फिर अचानक से हुआ कि नहीं, राजा भैया ने कहा भाई अपने अपने मन से वोट दो। फिर तीसरी यू टर्न आई कि उनके जो साथी सहयोगी थे वो लोग इंद्रजीत सरोज के बेटे के साथ खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी के साथ। विनोद सोनकर के खिलाफ राजा भैया के समर्थकों ने एक रुख ले लिया, और राजा भैया ने भी आज रुख ले लिया। उन्होंने कहा कि इस चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग ना रहें। रघुराज प्रताप सिंह के रोल को कैसे देख रहे हैं आप, और रघुराज प्रताप सिंह का आज के चुनाव पर कितना असर देख रहे हैं? आलोक पांडे। सर ये तो मानना पड़ेगा कि उनका प्रभाव है, लेकिन आमतौर पे जितने भी ऐसे बाहुबली नेता होते हैं ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाते, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद वो व्यक्तिगत अदावत में जो बयानबाजियों का दौर चला उसने रघुराज प्रताप सिंह को फिर एक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा कि उनका कितना असर है वोट बैंक में, लेकिन ये बात होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर अगेंस्ट उनका समर्थक मत देता है तो भारतीय जनता पार्टी के उसने जीत के अंतर को थोड़ा और कम कर दे, या अगर पड़ा एकदम से झुरिया के मत पड़ गया गांव की भाषा में कि राजा भैया की इज्जत की बात है, अब हम समाजवादी पार्टी को ही देंगे, तब तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत आ जाएगी। 1-2 सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, और उन जगहों पर उनका मत अगर बीजेपी का अगेंस्ट जाता है, क्योंकि राजा भैया का मत। ठीक है आलोक बाबू। क्या कीर्तिनिधि भाई, रघुराज प्रताप सिंह के इस रुख से समाजवादी पार्टी को कितना लाभ मिलता देख रहे हैं आप? आज जो मतदान हुआ उसमें उनका इलाका तो आज ही है वोट में। जी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया तो भारत के गृह मंत्री से भी मिले, जिसकी स्वीकारोक्ति भी उन्होंने दिया, तमाम इंटरव्यू में कहा भी कि हमारी मुलाकात हुई। अच्छी बात। समर्थकों से एक बार उन्होंने कहा भी कि अपने अपने मन से मतदान करिए, लेकिन स्थितियां जहां से बिगड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर कि नेता ने कहा कि कौन सा राजा, कहां का राजा, अब राजा ईवीएम से पैदा। इससे जनसत्ता दल के मतदाताओं में जो आक्रोश आया, उससे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए, और निश्चित रूप से प्रतापगढ़ कौशाम्बी इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी, और दोनों सीट जीतने में जनसत्ता दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। आलोक वर्मा जी, रघुराज प्रताप सिंह के मसले को हैंडल विद केयर नहीं रखा गया क्या? एक, और दूसरा प्रश्न, क्या प्रतापगढ़ और कौशाम्बी इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने पड़े हैं राजा भैया के रुख के चलते, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हीट वेव? जी तंत्र है उसमें राजा जो है जनता के वोट से तय होता है, ईवीएम से तय होता है। और पिछली बार जो इन सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 13 सीटें हम जीते थे, केवल रायबरेली हम हारे थे। तो जाहिर सी बात है कि 2019 में हमारी ताकत मजबूत थी, और उसके बाद 5 साल हो चुके हैं।
आज मोदी जी एक बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हैं, 2014 में थे, 2019 में थे, लेकिन पिछले 10 सालों का काम एक पहला एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसकी कोई निगेटिव इमेज नहीं बनी है। साफ साफ हर किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहरी इलाके में चले जाइए। नहीं आलोक जी, मोदी जी की बात नहीं की मैंने पूछा रघुराज प्रताप के इस रुख से। मैं बहुत से पर्सनैलिटी ओरिएंटेड आज बहस करना चाहता हूं, बड़ी बात नहीं। मोदी जी की बात तो हर उसमें करी। मैं समझना चाह रहा हूं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में रघुराज प्रताप ने जो रुख लिया उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान, कितनी असुविधा। राजा साहब ने कहा है कि सब अपने अपने हिसाब से वोट दीजिए जी। मुझे लगता है कौशाम्बी में भी और प्रतापगढ़ में भी जैसे पिछली बार वोटिंग हुई थी 2019 में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां के वोटर खड़े थे, इस बार भी खड़े होंगे। मुझे कहीं कोई शक नजर नहीं आ रहा है जी। ठीक, विवेक नारायण मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि इस बार स्टेक आपका ज्यादा बड़ा है अमेठी और रायबरेली में? क्योंकि अमेठी में ये दूसरा अवसर आ जाएगा अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, और रायबरेली में अगर कहीं कोई दुर्घटना घट गई तो समझ लीजिए फिर सब कुछ ही डूब जाएगा। नहीं, फिर तो उत्तर प्रदेश छूटे ही समझिए। नहीं अमिताभ जी, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है जी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में छूटेगा। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई और आज़ादी के देश के निर्माण में निभाई, तो मैदान छोड़ने वाली की बात कोई नहीं है, ना उत्तर प्रदेश छूटेगा। और पहली बात तो यह है कि रायबरेली में हम जीतने जा रहे हैं। रायबरेली शुरू से पहले दिन से बात है वहाँ पे कि वो देश के प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है रायबरेली, तो हम वहाँ जीत रहे हैं। और बात आप अगर करें कि छोड़ने की या वहाँ पे जाने की, तो आप देखिए कि बनारस की सीट पे जिस तरीके से 12 मुख्यमंत्री नामांकन में गए या वो गए, उसके मुकाबले तो रायबरेली में अगर हमारे नेता पहुंच जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। जब वहाँ नामांकन में जब इतने देश के मजबूत नेता कहे जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नामांकन कर रहे हैं, पूरा संगठन वहाँ पे था, 12 मुख्यमंत्री वहाँ पे थे और सारे सहयोगी दल वहाँ पे थे, तो इतना बड़ा जमावड़ा जो शो ऑफ वहाँ पे किया गया वो कर सकते हैं। तो राहुल गांधी तो मात्र एक सांसद हैं, विपक्ष के हैं, तो वो अगर उनके वहाँ पे भूपेश जी पहुंच गए, अशोक गहलोत जी पहुंच गए, या हमारी पूरी ताकत अब उसके बाद हम और कहीं लगाएंगे नहीं पूरे देश में, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे चूंकि राहुल जी की बात थी, सब लोग गए, अब उसके बाद वहाँ उनका चुनाव आज हो गया मतदान, उसके बाद सारे लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ मतदान बाकी रह गया जी। बिल्कुल और जाएंगे। हाँ, और राजा प्रताप जी, आपने राजा भैया की बात करी, तो देखिए राजा भैया की थोड़ा मैं आपके बगैर पूछे कह रहा हूँ ये कि आज वो एक स्वाभिमानी नेता हैं और उनका अपना एक अस्तित्व है जी। आज वो किसी के दाब में या उसमें नहीं आए। जो उन्होंने बातें कही थी संभवतः वो भाजपा के हाईकमान ने नहीं उन पर गौर किया होगा, उसी की वजह से आज ये रुख हो रहा है, जिसका निश्चित तौर पे भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन को लाभ होने जा रहा है जी। ठीक है, और इन 2 सीटों पे तो खुला हुआ है फायदा जी। ठीक बात है, कौशाम्बी और ठीक है, स्वाभाविक है। विपक्षी गठबंधन रघुराज प्रताप सिंह के को धन्यवाद भी देगी और सराहना भी करेगी, स्वाभाविक बेस में कोई बड़े बात नहीं। विवेक जी ने 2 बातें कही, उसमें मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, फिर बहस आगे ले जाऊंगा। मसला ये नहीं कि आपके नामांकन में कितने मुख्यमंत्री आए, जिसके पास जितने होंगे उतने ही आएंगे। नामांकन में जिसके पास विवेक जी अपने नामांकन में जिसके पास अच्छे लोग होते, बड़े लोग होते, वो सब जुटाते हैं। सपा ने भी जुटाया अखिलेश जी के नामांकन में, शिवपाल जी से भी कहा, डिम्पल जी भी गई, राम गोपाल जी भी गए, अब जितने हैं उतने ही ना जुटेंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि गहलोत आप भी आओ, वेणुगोपाल आप भी आओ नॉमिनेशन में, जितने उतने ही तो लाओगे, जापान से और हांगकांग से तो लाओगे नहीं। वो मसला नहीं विवेक जी, मसला ये जब आप 15 दिन कैंप कर जा दो उतने बड़े नेताओं को, तो लगता है कि कहीं सीट आपके लिए फंस रही है। ठीक है ना, लोग आए, पर्चा भरवाया, चले गए, फोटो खिंचाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर उतने बड़े 4-4, 6-6 बार के मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं तो बड़ा आप अच्छा मान रहे हैं, तो मुझे इसमें बहस में नहीं पड़ना आपके साथ। मैंने सिर्फ तथ्य रेखांकित कर दिया कि तुलना नहीं हो सकती।
नॉमिनेशन में सब अपने जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं मजबूत, उन सबको इकट्ठा करते हैं, छोटे से छोटा नेता भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अखिलेश जी ने भी किया, राहुल जी ने भी किया, रावत बाड्रा तक को इकट्ठा किया कि भाई चलो तुम भी चलो, जो जहां अच्छा है उसको दिखाओ। लड़के की बारात में आदमी सबको ही ले जाता है, अपने जो जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उनसे कहता है चाचा चलो, तुम्हारे पास गर्म सूट है निकालो, बैठो बस में। आप तो जानते हो विवेक जी, कन्नौज के आदमी हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, आलोक पांडे जी, दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि अब तक 270 तो चौथे तक हो चुके, बड़ी समस्या है, क्या माना जाए भाई। उधर वाले भी कह रहे कि 270 हो चुके, अखिलेश जी नारा दे ही रहे कि 400 पार नहीं 400 हार, और भाजपा वाले भी कह रहे कि 270 तो हम कब के पा चुके यार, अब तो आगे के लिए जा रहे हैं 400 की ओर। आलोक जी, देखिए सर, इसमें तो आपकी बात कहूंगा कि कंठ में कितनी शक्ति है और पिछला परफॉर्मेंस क्या है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब मिली तो इतनी बड़ी बातें होती थी कि कागज में तो ऐसा लग रहा था कि जो मिले मुलायम काफी राम, हवा मोड़ गए जय श्री राम वाला जो मुद्दा है, हालांकि वो बात आपने फिर एक्सपोज भी की थी, तो उसके बाद भी बातें पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, सरकार भले सपा बसपा की बन गई थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा के मिलने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस को 64 सीटें आई, बसपा का 20% प्लस वोट था। इस बार कांग्रेस का 2.25% वोट है। 80 कैसे कहने की हिम्मत पड़ रही? मुझे तो लगता है जबरन कहना शुरू कर दिया है। जब सब लोगों ने कहा कि तुम तो अपनी सीटें बताओ, तुम तो अपनी सीटें बताओ, तो उनका भैया बताए दे रहे हैं, हमारे ऊपर ही प्रश्न लगा रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि मीडिया ने, हमारे जैसे लोगों ने इंडियन अलायंस के मुंह में हाथ डाल के निकलवाया कितनी सीटें, बोले जब बोलना ही है तो 80 में 80 बोल दो। अब 5 सीटें सपा जीत के आई लोकसभा में 2019 में, अब कितना उछाल मारेगा? 10 नंबर लाने वाला बच्चा तैयारी करके 99 नहीं ला सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश भाई जो कह रहे हैं कि हम 80 में 80 जीतेंगे, वो थोड़ा सा वजन कम लगता है। विवेक जी, बात पर भरोसा तो पिछले रिकॉर्ड को देख के ही होता है, नहीं और तो कोई फार्मूला है ही नहीं। आदमी जब अपने गारंटर बनता है कहीं, तो बैंक कहती भाई कागज लाओ अपने ट्रैक्टर का, मकान का, खेत का, देखें आपके पास कितना माल बचता है, तब तो आपकी गारंटी माने। तो वैसे ही कोई दावा हम करते हैं तो हमें पिछला ही अपना प्रदर्शन देखना पड़ता है। ये बात फिर कैसे समझ में आए कि 400 भाजपा और भाजपा के सहयोगी 400 हार रहे हैं, इस ढंग का दावा कैसे समझ में आएगा? देखिए 400, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए 400 हार की बात वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात आप देखिए कि प्रथम चरण के बाद से भाजपा ने भी 400 पार की बात नहीं करी। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव को परिणाम में जो भी देखा हो, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, उन्होंने प्रथम चरण के बाद 400 पार की बात तो उन्होंने खत्म कर दी बिल्कुल। अब आज भी देखिए मौर्य जी कह रहे हैं भाजपा की दृष्टि से 270 सीटें हमारी आ रही हैं चौथे चरण तक। ना विवेक जी, आपने अर्ध सत्य बोला। केशव मौर्य ने कहा चौथे चरण तक भाजपा के पक्ष से 270 हम पा चुके, ये बोला है। अब बताइए। हाँ, मिसकोट नहीं करिए। लेकिन आज देखिए कि इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा का 4 चरणों तक बहुमत तक नहीं पहुंची थी। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज 5 चरण हो गए। 5 चरण होने के बाद में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहीं पे भी अपनी बात नहीं कही कि हम आगे वाले अगर सत्ता में आते हैं तो हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम ये करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करते रहे, वो भी उन बुंदियों पे करते रहे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर आप नहीं जाएंगे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर आप नहीं जाएंगे। ठीक, विवेक जी मैनिफेस्टो पर नहीं जाएंगे। मैं इतना आज मैनिफेस्टो पे जाऊंगा तो मैं दर्शकों के साथ अन्याय करूंगा। मैनिफेस्टो की बात बहुत पुरानी होगी मित्र, अब नहीं, अब नहीं। ठीक है, आगे बात, आगे विवेक भाई आ गई, अब रुकना होगा। मैं कीर्ति निधि पांडे के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें फिर तथ्य दुरुस्त कर दूं, क्योंकि जनता तथ्य मेरे से अपेक्षा करती है कि तथ्य ईमानदार रहे। विवेक जी ने कहा कि
बड़े नेताओं ने भाजपा के 400 पार बोलना बंद कर दिया पहले चरण के बाद से। प्रधानमंत्री ने अब तक 17 इंटरव्यू दिए हैं और 17 इंटरव्यू में, आज भी एक लेटेस्ट दिया है इंटरव्यू, 17 इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया है। कोई शक नहीं, बिना शक 100% 400 पार, आज भी दोहराया है उन्होंने। इसलिए ये कहना, इसीलिए मैं कहता हूं अर्ध सत्य पर मत खेलो। आज के समय में कोई बात छुप सकती है क्या? वो आज भी कह रहे 400 पार है। अब प्रधानमंत्री कह रहे तो आलोक वर्मा ने नहीं कहा तो मुद्दा बनाएंगे क्या? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना। कहा उनने कहा कि हम अपने में कोई तरमीम कर रहे हैं, कोई फेरबदल कर रहे हैं विवेक जी? ना। कीर्तिनिधि पांडे जी, 2019 का चुनाव जो था उसमें बीएसपी से अलायंस था, अजीत सिंह आपके साथ थे, वो छोड़ भी दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 12% था उत्तर प्रदेश में। 40 के करीब लड़े थे और उसमें से 5 जीते थे, तो 12% के आसपास मान लीजिए स्ट्राइक रेट। नहीं कीर्तिनिधि जी? देखिए अमिताभ जी, जो बात मैं तो समझ रहा था कि आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक है जी। जो बात आलोक जी कर रहे थे कि पिछला परफॉर्मेंस के आधार पे ही तय होता कि कौन कितना सीट जीते। राजनीति परिवर्तन का नाम, और परिवर्तन लगातार होते रहे। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज इस देश के अंदर राजनीति में चुनाव हारे हैं और बहुत कमजोर लोग भी चुनाव जीते हैं लोकतंत्र। इसलिए परिवर्तन की जो आंधी है, उस परिवर्तन के सहारे समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है, क्योंकि जो तमाम इशूज है हम उसी इशूज पे आज भी कायम हैं। हमारे नेता उसी इशूज पे अपनी पूरी वक्तव्य को दे रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये कहना कि पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए इस बार भी अच्छा। हम 2017 में अगर हमारे पास 47 सीट था तो 22 में 111 सीट हमारे पास। 47 के आधार पर आप कह नहीं सकते साहब आगे कैसे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सीट कैसे जीत जाएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार में रही है वो सत्ता से बेदखल हो गई। ठीक, तो ये कह देना कि पिछले आधार पर तय होगा, पिछले आधार पर नहीं तो होगा। जनता 10 साल भारत की सरकार का और 7 साल राज्य। ठीक है कीर्तिनिधि जी, अभी रुकना होगा। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे, ठीक है अब रुक जाओ। कीर्तिनिधि पांडे जो बात कह रहे हैं उनकी अपनी बात ठीक होगी। राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता, उनके लिए यही ठीक है कि वो ये कहें कि नहीं अचानक से परिवर्तन होगा, क्रांति होगी और क्रांति में हम जीत जाएंगे, जैसे 77 में हुई। कहना चाहिए उनको, वो पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। इसी बात के लिए उनको पार्टी भेजती है, ये कहने के लिए थोड़ी भेजती कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। जो होना है वो तो 4 तारीख को हो ही जाएगा, मान लो, फिर कोई नई व्याख्या खोजेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इसके अलावा कोई, कीर्तिनिधि आप नहीं, बीच में नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं कि हमें तो समीक्षा करते समय पिछले प्रदर्शन का भी उल्लेख करना होगा। ये आप मान रहे हो कि आंधी मेरे पक्ष में उठ रही, विवेक नारायण कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, आलोक कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, राजभर कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, राजा भैया कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही। अभी तो सबके पक्ष में आंधी उठ रही है। आंधी इस कम पे कौन है? कोई नहीं कह रहा मेरे पक्ष में हवा बह रही, सब कह रहे आंधी चल रही है। और वो भी कह रहे आंधी चल रही जिनको पता है कि हवा भी नहीं चल रही। लेकिन लोकतंत्र है तो अधिकार तो है, तो मैं इस ट्रैप में नहीं फंसता। मैं तो कहता हूं मैं पिछला रिकॉर्ड देख लेंगे, कहां क्या स्थिति रही। क्योंकि जब 77 जैसी आंधी होती है तो वो दिखती है, उसमें सड़क बोलती है, कस्बा बोलता है, गांव बोलता है, दीवार बोलती है, पार्क बोलता है, सब बोलते हैं। नेता नहीं, सब बोलते हैं। 77 का चुनाव में पूरा देश बोल रहा था, नेता नहीं। नेता तो बहुत कम बोल रहे थे, क्योंकि नेताओं को तो भरोसा भी नहीं था कि हम जीत जाएंगे। उनको लग रहा था हार जाएंगे, फिर इंदिरा गांधी अंदर कर देगी 20 लाठी मार के।
और सबसे बड़े नेता जेपी थे, वो भाषण देते नहीं थे, वो इतनी बात कहते थे। मैंने उनका भाषण सुना, धीरे से आए, 4 लोग कुर्सी पे से लाए उनको, उनके आगे माइक किया, उन्होंने कहा डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, बस इतने बोले थे। इसके आगे तो कुछ बोले नहीं भाषण कि लोकतंत्र, समाजवाद, दिस दैट आज, नो। लेकिन जनता बोल रही थी, दीवारें बोल रही थी, तो समझ में आया कि भाई इंदिरा गांधी हारेंगी, कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर वैसा ही दिख रहा है विपक्ष को, तब तो फिर कॉलर टाइट होना चाहिए था। अगर वैसे ही आंधी दिख रही तो कॉलर टाइट होना। आलोक वर्मा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है भाई पिछले रिपोर्ट कार्ड से क्या मतलब है, क्रांति कभी भी हो सकती, क्रांति होने कोई टाइम तय थोड़ी ना होता है, किसी भी चुनाव में क्रांति हो सकती है। आलोक जी, वाकिफ हूं कि किसी भी चुनाव में क्रांति हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये मायने रखता है कि इस बार क्रांति नहीं हो रही। शुरुआती दौर में जब वोट कुछ कम पड़े तो निश्चित रूप से हमारी चिंता बढ़ी थी, लेकिन हमारे पास अपना संगठन है। जब संगठन की दृष्टि से हम देखते हैं, अपने नेताओं से बात करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी इलाकों की समीक्षा करते हैं, उसमें हमको समझ में आ गया कि हमारे वोटर्स निकल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के वोटर्स हैं वो नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वोटर्स पे निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। अगर कन्नौज में अखिलेश यादव जी पहुंच जाते हैं, देखिए फिजाएं बोलने लगती है, इलेक्शन के पहले हवाएं बोलने लगती हैं। अगर कन्नौज में अखिलेश यादव जी अपने पार्टी के सुप्रीम नेता, बिल्कुल सही बात है कि उनको दूसरे इलाकों में जाना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, इंडी गठबंधन को जिताने की जिम्मेदारी ली है। अगर वो अपने इलाके में फंस जाएंगे तो प्रचार करने कैसे पहुंचेंगे? लेकिन अगर वो कन्नौज जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास रिपोर्ट है। और अगर रायबरेली में मंच पे खड़े होके सोनिया गांधी जी इमोशनल अत्याचार कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अपना बेटा आपको सौंप के जा रही हूं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात क्या है। और अगर मुख्यमंत्री अमेठी में जाके टिक जाए, इनके बड़े दिग्गज नेता जो अपने अपने इलाकों के चीफ मिनिस्टर रहे, वो जाकर के मैनेज करने लगे, मैनेजमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करें, तो आप समझ सकते हैं कि हालात ना अमेठी में ठीक है, ना रायबरेली में ठीक है, ना समाजवादी पार्टी की जो दूसरे इलाके हैं वहां ठीक है। हमने जो इरादा किया था, अमिताभ जी फिर से कह रहा हूं कि इस बार एक भी सीट कम नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से, जब 4 जून को 4 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश पे सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी होंगी, भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है भाई आलोक बाबू, हमने आपका वक्तव्य भी नोट कर लिया और कीर्ति बाबू का भी नोट कर लिया कि 80 जीत, विवेक जी का भी नोट कर लिया कि कांग्रेस सारी सीटें जीत रही जितनी पे लड़ रही है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी उल्लेखनीय है। 1 घंटा बहस चली। ये सच है विवेक बाबू, आप क्या कह रहे हो, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, हर नेता अपना अपना भाषण देता है, उससे जमीन की हकीकत हो ऐसा नहीं। ये सच है कि 19 के चुनाव में लगभग 250 सीटों पर, 2-1 सीट ऊपर नीचे हो सकती संख्या, 250 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई हुई। जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई हुई, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यानी सफलता की दर 2.5 में भी नहीं थी। कैन यू इमेजिन? आपकी 0 से लेकर 9% तक स्ट्राइक रेट था बीजेपी के मुकाबले। क्या समझिएगा? आपने जो 50-52 सीटें जीती, वो वहां जीती जहां आप बीजेपी से नहीं लड़े, केरला में लेफ्ट से लड़े तब जीते। आपका बड़ा चंक केरल से आया, पंजाब से आया, जहां अरविंद की पार्टी से आप लड़े और जीते। बीजेपी के खिलाफ लड़के तो आप 5-7 सीट जीत पाए कुल। जब तक आपका स्ट्राइक रेट ही नहीं बदलेगा, तब तक तो फिर मंच के भाषण है मित्र, नहीं। ये तथ्य है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। खैर, ये हो गई आंकड़े की बात। मैं कीर्ति बाबू की इस बात से भी सहमत हूं, मैं क्रांति हो सकता है, मुझे समझने में भूल हो, मैंने समझ देख पा रहा हूं। लेकिन थोड़ा बहुत तजुर्बा होने के नाते
जिसे डॉक्टर है तो अगर प्रैक्टिस लंबे समय तक कर लेता है तो मरीज को देख के जान लेता है कि इसको बीमारी कौन सी है। अब ऐसा भी नहीं कि केवल आप ही डॉक्टर हो। आपने जितने चुनाव लड़े उससे ज्यादा मैंने कवर किए, इसलिए हम ये थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। भाई 2004 में या 9 में अखिलेश जी कब 4 में आए थे, हाँ 4 में आए थे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में ना। हम 1990 से चुनाव देख रहे हैं होते हुए, और उन्हीं सब लोगों के बीच में घूम रहे हैं कि मुलायम सिंह क्या कह रहे हैं, कांचीराम क्या कह रहे हैं, कल्याण सिंह की क्या राजनीति चल रही है। नहीं तो उतना समझ तो हम लोगों को थोड़ी बहुत तो मान ही लोगों हो, आप लोगों जितनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो है ही जनता की, हम लोग भी जनता के बीच में रहते। अगर क्रांति हो जाए तो अलग बात है। लेकिन मैं 2 बातें आज रेखांकित करूंगा आज 5वें चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। विवेक भाई माने ना माने, कांग्रेस अपने जीवन की सबसे विचित्र लड़ाई में है। विचित्र लड़ाई इसलिए कह रहा हूं, सबसे शब्द अगर मैंने लगाया तो उसका जस्टिफिकेशन दे दूं। सबसे इसलिए कहा, सबसे तब भी था जब इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन इंदिरा गांधी दूसरा मेटल थी, उन्हें फाइट बैक करने की कला मालूम थी। इसलिए कोई ये नहीं मानता था कि इंदिरा गांधी खत्म हो सकती ना। चिकमंगलुरु और मेडक से लौट के आई और फिर छा गई। 77 में 55,000 वोट से इंदिरा जी हारी थी, विवेक बाबू आप पुराने आदमी याद होगा, और 54,600 वोट से राहुल गांधी हारे। ये 55 का भी फंडा है आपके पीछे अमेठी में। इसलिए मेरा मानना, और अमेठी और रायबरेली तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका संदेश बड़ा है मित्र। है तो 2 ही सीटें, जैसे कौशाम्बी और मछली शहर, वैसे प्रतापगढ़ और रायबरेली और अमेठी, लेकिन उनका संदेश बड़ा है। वो प्राण है आपकी दोनों सीटें कांग्रेस के लिए। अब प्राण तो प्राण ही हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता विवेक भाई, नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, 5 सीटें हैं, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, और अक्षय जहां से लड़ रहे फिरोजाबाद, और धर्मेंद्र जहां से लड़ रहे वो आजमगढ़। प्रतिष्ठा की सीटें, माने ना माने कहीं ना कहीं से क्या फर्क पड़ता है। 4 जून को उसी के आधार पर उनके नेतृत्व की समीक्षा होगी भाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने सर्वाधिक संसाधन वहीं लगाए। शिवपाल जी ने तब तक बदायूं नहीं छोड़ा जब तक वहां वोट नहीं हो गया। उन्हें बाकी देश एक तरफ, पहले बदायूं तो निपटाऊ। रामगोपाल जी फिरोजाबाद में बैठे। इसलिए मैं कह रहा हूं उन सीटों की विशेषता है, उन सीटों में आपकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। उनको सहज सीट कह के कैसे खारिज कर सकते हैं? जहां से इनके स्वामी मौर्य के वो तलाकशुदा दामाद को टिकट दी फर्रुखाबाद से समाज सपा ने, तो फर्रुखाबाद और मैनपुरी बराबर तो नहीं हो जाएगी, चुनाव वहां भी सपा लड़ रही, लेकिन मैनपुरी है और फर्रुखाबाद है। मैं इसी अंतर की बात कर रहा हूं। और इस चुनाव में जो आज वोट हुआ है, इसमें राजा भैया फैक्टर का भी इम्तिहान है। जब आप किंवदंती हो जाते हैं, लोक कथाओं में आ जाते हैं, तो फिर आपका इम्तिहान भी बड़ा होता है। मुझे लगता है इन आज के चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, इन दोनों में राजा भैया के जो इलाके हैं उनमें उनका भी इम्तिहान हो जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको लाभ होगा उनके सहयोग से, उनके समर्थन से, स्वाभाविक है, सामान्य धारणा यही है, लेकिन लाभ कितना और कहां तक, ये भाजपा के लिए भी चिंतन का विषय होगा और हमारे जैसे समीक्षकों के लिए भी देखने का विषय होगा कि राजा भैया फैक्टर कितना प्रभावशाली है। अभी भी ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतने की मुनादी कर रहे हैं। भारतीय आज के चुनाव में भाजपा के लिए मैं मानता हूं कि रायबरेली और अमेठी
क्योंकि इस बार भाजपा ने रायबरेली और अमेठी में बहुत ऊर्जा लगाई है। मतलब जिसको होना चाहिए कि भाई यूं ही नहीं कि नहीं ठीक है राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करना है, ठीक है कोई भी लड़ ले ना। उन्होंने सारे पेच कसे हैं, सारे चक्रव्यूह दुरुस्त किए हैं रायबरेली और अमेठी में। एक तो वहां भी उनका इम्तिहान है और एक दो इम्तिहान और है मेरे हिसाब से। एक इम्तिहान है अयोध्या। अयोध्या का मार्जिन मुझे देखना है, परिणाम नहीं। इतनी बड़ी परिघटना के बाद, भव्य दिव्य नव्य मंदिर के बाद वहां भाजपा कितने मार्जिन से जीतती है वो देखना है। और एक आज के चुनाव में मेरी बात से मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, मैं कैसरगंज के परिणाम को भी देखना चाहूंगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तमाम उठापटक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की टिकट ब्रजभूषण के परिवार में ही रखने का फैसला किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला। ब्रजभूषण मां कह भी रहे हैं कि अब मैं छुट्टा साण हो गया हूं और यहां तो मेरा मुद्दा मैं खुद ही हूं, मेरे पक्ष और विपक्ष में वोट हो रहा है। तो यह भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला ब्रजभूषण के परिवार में टिकट देने का ठीक था या मिस कैलकुलेशन हो गया। ये भी 4 जून को पता लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि 4 जगह बड़ा दंगल, बाकी जगह चुनाव। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक है, विज्ञापन है, देख लीजिए, फिर लौट के आते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? अब आज के बाद यानी उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के बाद 6ठे और 7वें इन 2 अंतिम चरणों में जब चुनाव जा रहा है तो वहाँ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इम्तिहान होगा भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के स्तर पर। भाजपा के 3 सहयोगी दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी, इन तीनों सहयोगी दलों का आधार क्षेत्र भी यही इलाका है जहां अब कल से चुनाव जाएगा 6ठे और 7वें चरण में। तो इस तरह से अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इनका भी इम्तिहान हो जाएगा। ये भी तीनों तराजू में तो तुल जाएंगे भाजपा के आंगन में कि भाजपा को ये कितना लाभ दिलवा सक पाए अपने अपने इलाकों में या अपने अपने जनाधार से। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो अंतिम 2 चरण हैं ये भाजपा के सहयोगी दलों के लिए बड़ा इम्तिहान होंगे। भाजपा के लिए तो है, लेकिन भाजपा ये भी चेक कर लेगी कि उसके ये सहयोगी दल कितने और कहां तक काम आए। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबान केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now
open.